गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। इस चैनल पे आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में आज 600 से 640 तक आगे बढ़ेंगे, जिसमें जो जो प्रश्न इंक्लूडेड हैं उनके एक बार नाम गिना देती हूँ। जैसे कि इसमें सबसे पहले तो आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके बाद वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो संरक्षण के प्रावधान है संविधान के द्वारा वे सब, और इसके अलावा पिछड़ी जातियों के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं वे भी, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और अल्पसंख्यक आयोग तथा 8वीं अनुसूची एवं उनसे संबंधित भाषाओं के बारे में भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं इस 40 क्वेश्चंस के वीडियो सेगमेंट में, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। दोस्तों एक बार इसको जरूर वॉच कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 601 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, और 600 क्वेश्चंस तक के लिए प्रीवियस वीडियोस आपको देखने होंगे ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 601 है, यदि भारत का महान्यायवादी अपने कार्यकाल से पूर्व पद छोड़ना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है। यदि भारत का महान्यायवादी अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो जिस संसद की जिस समिति से संबंधित होते हैं वह समिति होती है लोक लेखा समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों के लिए उत्तरदायी है। तो निर्वाचन आयोग जो है यहाँ पे संसद दिया गया है, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के लिए। तो देखते हैं कि ये सभी के सभी जो भी हैं इन सब के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है, अर्थात इन सब के चुनावों की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 604, निर्वाचन आयोग तो ऑप्शन कह रहा है को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, को कानूनी मान्यता प्राप्त है। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही हो जाता है कि को निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 605, निर्वाचन आयोग में प्रायः एक प्रमुख चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या, आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग में एक चुनाव आयुक्त के अलावे अन्य जो आयुक्त होते हैं उन सब की संख्या की कितने आयुक्त होंगे प्रमुख चुनाव आयुक्त के अलावे, इनकी संख्या केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि समय समय पर बदलती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 606, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत के, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 607, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 608, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके कार्यकाल से पूर्व ही पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता और इसके लिए संसद की सिफारिश आवश्यक है। तो राष्ट्रपति संसद की सिफारिश से हटा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 609, हर समय मतदाता सूची को सामयिक अर्थात अपडेटेड बनाए रखना किसका उत्तरदायित्व है। तो मतदाता सूची को हर समय अपडेटेड बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल और केवल जो होता है वह चुनाव आयोग के अधीन होता है, यानी कि चुनाव आयोग का यह कार्य है कि मतदाता सूची को हर समय अपडेटेड बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 610, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने समय तक के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पश्चात किया जाता है और यह राष्ट्रपति गठन करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 611। वित्त आयोग में एक सभापति होते हैं और उसके अलावे 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 612। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा अभी तक कुल मिलाकर के 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 613। 1998 में गठित 11वें वित्त आयोग का सभापति कौन था? 11वें वित्त आयोग का सभापति एम खुसरो थे। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा 2002 में गठित किए गए 12वें वित्त आयोग का सभापति कौन था? 12वें वित्त आयोग का सभापति टी रंगराजन या फिर सी रंगराजन भी कहते हैं इनको, तो सी रंगराजन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 615। वित्त आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों की योग्यताएं। वित्त आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों की जो योग्यताएं होती है वह संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है, यानी कि घटती बढ़ती रहती है, एक समय में एक ही स्टेबल नहीं रहता है। इसके सभापति और अन्य सदस्यों की योग्यताएं अलग अलग हर वक्त निर्धारित की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 616। वित्त आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल, वेतन तथा भत्ते कौन निश्चित करता है? वित्त आयोग के सभापति के जो कार्यकाल होते हैं, उनसे संबंधित जो वेतन और भत्ते होते हैं, उसमें फेरबदल हमेशा संसद के द्वारा होता रहता है। तो संसद ही यह तय करता है कि वित्त आयोग के सभापति का तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, उन्हें वेतन कितनी दी जाएगी और उनके भत्ते कितने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 617। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें। वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें हैं वह, इसमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति पर बाध्य है, राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है, परंपरा के अनुसार प्रायः स्वीकार कर ली जाती हैं और सरकार द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे परंपरा के अनुसार प्रायः स्वीकार कर ली जाती हैं, अर्थात वित्त आयोग की जो भी सिफारिशें होती है वो आमतौर पर स्वीकार कर ली जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 619। संविधान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा हेतु उनके लिए, यहाँ पे उनके लिए आंसर हो जाएगा ए और सी कह रहा है, सार्वजनिक सेवाओं में स्थान सुरक्षित करता है और विधायिकाओं में स्थान सुरक्षित करता है। यानी कि संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सेवाओं में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं और विधायिकाओं में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 620। कौन सा विशेष अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए संरक्षण की समीक्षा करता है? यह अधिकारी होता है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त। अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए जो भी संरक्षण होती है उन सब की समीक्षा करता है। नेक्स्ट है किस राज्य में यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वह जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करे? किस राज्य में? तो जहाँ भी अनुसूचित जनजाति से की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य में इस तरह की नियुक्ति का प्रावधान होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बिहार में भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी राज्य में यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वह जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 622। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संरक्षण कब तक बढ़ा दिया गया है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संरक्षण दिसंबर 2019 में यह प्रावधान आया था कि इससे संबंधित जो भी संरक्षण है ये सब 10 वर्ष तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अभी 2019 में बढ़ाया गया 10 वर्ष तक के लिए, तो 2019 से 10 वर्ष बढ़ करके
हो गया 2029 वर्ष तक के लिए ये रहेगा, ठीक है, 29 तक। तो इस तरह से 2029 तक के लिए है, 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर हो जाएगा संरक्षण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो ये 10 साल आंसर होगा, ऐसा पूछा जा सकता है ये, ठीक है, 10 साल। और ये कब तक के लिए अगर ईस्वी में पूछा जाए तो 2029 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत होता है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए होता है, जो कि पिछड़ी जातियों से भी संबंधित है लेकिन आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन पे लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 624, संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण 2010 तक किस संशोधन द्वारा बढ़ा दिया गया है। आंसर इसमें हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शंस है 62वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन, 64वें संशोधन और 79वें संशोधन। आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 79वें संशोधन, यानी कि 79वें संशोधन के द्वारा, यहाँ पे देख लेते हैं, 79वें संशोधन के द्वारा संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण बढ़ा दिया गया है 2010 तक के लिए। और यह संशोधन कौन सा है, 79वां संशोधन, ठीक है। तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 625, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया। अल्पसंख्यक आयोग का सर्वप्रथम गठन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 626, 626 से अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता 1992 में प्रदान की गई थी, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन सबसे पहले 1979 में हुआ, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता 1992 में जाकर के मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 627, अल्पसंख्यक आयोग के कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग के कुल मिलाकर के 7 सदस्य हैं, आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 628, अल्पसंख्यक आयोग के निम्न कार्यों में से कौन सा गलत है। तो कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु उनसे संबंधित आरक्षण तथा कानूनों को लागू करने की सिफारिश कर सकता है। यह अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों का पुनर्निरीक्षण करता है और यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा संरक्षण के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें सुनता है। तो इस तरह से आंसर इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये सभी जो है आंसर सही है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी करता है यह अल्पसंख्यक आयोग, और उससे संबंधित कानून को भी लागू करने की सिफारिश करता है, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों का भी पुनर्निरीक्षण करता है, और इसके अलावा यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा संरक्षण के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी सुनता है। तो इस तरह से आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 629, पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया। तो मंडल आयोग जो है यह बहुत ही फेमस आयोग रहा है, तो मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया था। पिछड़ी जातियों से संबंधित है यह मंडल आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 630, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में था। मंडल आयोग को लागू करने के पक्ष में वीपी सिंह रहे थे, आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। नेक्स्ट है तमिलनाडु संरक्षण अधिनियम, जिसने राज्य की नौकरियां तथा शिक्षा संस्थानों में 69% स्थान सुरक्षित कर दिए। संविधान की 9वीं सूची में किस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु संरक्षण अधिनियम जोड़ा गया था संविधान की 9वीं सूची में, जो कि राज्य की नौकरियों तथा शिक्षा संस्थानों में 69%
प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 632, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि पिछड़ी जातियों की स्थिति की जांच करने और उनकी स्थिति को सुधारने से संबंधित एक आयोग का गठन करे? तो पिछड़ी जातियों से संबंधित आयोग का गठन करने के लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 342, जो कि राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह इनकी स्थिति की जांच करने के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक आयोग का गठन करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 633, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का सबसे अधिक अंश है? यानी कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस राज्य में है? आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है जनसंख्या के मुकाबले। और उसके बाद स्थान आता है यूपी का। पंजाब का फर्स्ट है और यूपी इसमें सेकंड स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 634। 634 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं है और अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सही तो दोनों है और दोनों ही एक दूसरे से लेकिन संबंधित नहीं है, दोनों ही अलग अलग कथन है और लेकिन सही दोनों है। तो आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 635, मूल संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा स्वीकार किया गया? मूल संविधान के द्वारा जो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो भाषाएं थी वह कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी उस समय, और इन 14 भाषाओं को ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और वर्तमान में हमारे संविधान में जो भारतीय भाषा है वे कुल मिलाकर के 22 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 636, संविधान द्वारा मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह सूची है 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची भाषा से ही संबंधित है, इसमें भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट है 21वें संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया? क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संशोधन के द्वारा। तो सिंधी याद रखना है, यह पूछता है अक्सर कि 21वें संविधान संशोधन का विषय क्या था या किससे संबंधित है। तो सिंधी भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़े जाने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 638, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति कब तक के लिए दी गई है? तो यह आंसर होगा अनिश्चित अवधि के लिए दी गई, क्योंकि इसको बढ़ाया जा सकता है, समय समय पर बढ़ाया ही जाता रहा है, क्योंकि हमारे देश के सभी भागों में समान रूप से हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो केवल हिंदी को ही सरकारी भाषा या फिर पूरे प्रदेश की भाषा लागू करके नहीं रखा जा सकता और इसी चलते अंग्रेजी को भी इसमें बने रहने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 639, मूल संविधान ने अंग्रेजी को संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्ष तक सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग की अनुमति दी थी। उसके उपरांत इसके प्रयोग की अनुमति संसद के एक अधिनियम के द्वारा दी गई। ठीक है, मूल संविधान ने अंग्रेजी को संविधान लागू होने की तिथि से केवल 15 वर्ष तक के लिए ही सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि संसद में एक अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के तहत इसके प्रयोग की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 640, संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रथम सरकारी भाषा आयोग का गठन जो हुआ था वह 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने प्रथम सरकारी भाषा आयोग का गठन किया था।
तो ये थे आज के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो कि मूलतः इसी के साथ समाप्त हुए आज के 40 क्वेश्चंस, जो कि मूलतः निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संरक्षण, पिछड़ी जाति के लिए प्रावधान, अल्पसंख्यक आयोग और 8वीं अनुसूची और भाषाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यहीं पे समाप्त होता है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब पे। थैंक यू।